कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के प्रश्न बैंक 2022-23 के भाग 2 में अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर की श्रृंखला को लेकर मैं डॉक्टर रेणु पाठक आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2023 के राष्ट्रीय आय का लेखांकन अध्याय से अर्थात भाग 2 समष्टि अध्याय के भाग 2 से प्रश्न बैंक 2023 में रखे गए सभी वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्नों को इसमें उत्तर के साथ शामिल किया गया है, अर्थात ये सभी प्रश्न 1 अंकीय हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय के लेखांकन के प्रश्न बैंक में जो सही उत्तर दिए गए हैं उनको हम प्रश्नवार इस तरीके से शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न चुना गया है, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्टॉक में सभी को शामिल किया जाएगा। मुद्रा की मात्रा, धन और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा सभी को हम स्टॉक कहते हैं। इसके बाद प्रश्न बैंक 2023 का अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसका भी उत्तर सभी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है श्रम, तीसरा ऑप्शन है पूंजी एवं उद्यम और चौथे में रखा गया है सभी को। तो परिवार फर्मों को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रश्न बैंक में अगला प्रश्न रखा गया है, निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका सही उत्तर है लकड़ी। अगला प्रश्न है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न बैंक 2023 में अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो वो कहलाती है। इसका सही उत्तर है मौद्रिक जीडीपी। अगला प्रश्न है, उत्पादन मूल्य की गणना करते समय किस मूल्य को लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है अंतिम वस्तु के मूल्य को। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय अंतिम वस्तु के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में से कौन शामिल है। तो आय के 3 क्षेत्रीय मॉडल में फर्म, परिवार और सरकार को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, घिसावट व्यय किसमें शामिल रहता है। तो घिसावट व्यय यानी मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल रहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो हस्तांतरण भुगतान उस भुगतान को कहते हैं जो एक पक्षीय भुगतान होता है, अर्थात इसमें एक पक्ष देता है लेकिन बदले में उसे किसी भी वस्तु या सेवा का लाभ नहीं मिलता। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हस्तांतरण भुगतान नहीं आता। राष्ट्रीय ऋण के ब्याज हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण में नहीं आता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए से संबंधित है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए की ओर अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न बैंक 2023 के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसमें दिए गए इन प्रश्नों को 1 अंकीय प्रश्न में शामिल किया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता। इसके अंतर्गत सही उत्तर इसका है साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपभोक्ता वस्तु खालिस्तान उत्पाद होती है। तो उपभोक्ता वस्तु अंतिम उत्पाद के रूप में शामिल होती है, इसे अंतिम उत्पाद कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है। चूंकि वस्तुओं के 3 प्रकार के मूल्य अर्थशास्त्र में बताए गए हैं, प्रारंभिक वस्तु का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य और अंतिम वस्तु का मूल्य। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू
अंतिम वस्तु का मूल्य। इसके बाद अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। तो अगर हम सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटा दें तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न खाली स्थान में है व्यय विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस खाली स्थान में ये कहा गया है कि व्यय विधि का एक दूसरा नाम लिखना है। तो व्यय विधि का दूसरा नाम है उपभोग व विनियोग रीति। अगला प्रश्न है कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना किस विधि में की जाती है। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना आय विधि में की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न बैंक का ये जो प्रश्न है इसमें मिसप्रिंट है, मुझे यही समझ में आया क्योंकि इसमें जो NDP-FC अर्थात NDP का जो फार्मूला निकालने के लिए इसमें लिखा गया है खाली स्थान में, तो इसमें लिखा हुआ है NDP जो कि मिसप्रिंट है। सभी अपने प्रश्न बैंक को लिखते समय सुधार लें क्योंकि NDP-FC की गणना के लिए जब हम GDP-MP से मूल्य ह्रास को यानी डिप्रिशिएशन को घटा देते हैं तो हमें NDP-FC प्राप्त हो जाती है। तो इसके सही उत्तर में लिखेंगे NDP-FC बराबर GDP-MP माइनस मूल्य ह्रास यानी डिप्रिशिएशन। अगला प्रश्न है टंकी में रखा पानी। तो टंकी में रखा पानी स्टॉक का एक उदाहरण है, इसका सही उत्तर है स्टॉक। अगला प्रश्न है खाली स्थान के कारण सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। तो इसका उत्तर है घिसावट व्यय के कारण सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय को घटा दें तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। खाली स्थान का अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय आय में केवल खाली स्थान की आय को शामिल किया जाता है। तो इसके सही उत्तर में लिखा जा सकता है एक वर्ष में अर्जित की गई राष्ट्रीय आय में आय को शामिल किया जाता है, अर्थात एक वर्ष में अर्जित की गई आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। प्रश्न बैंक 2023 के अगले प्रश्न की श्रृंखला में है सही जोड़ी बनाइए। तो इसका सही उत्तर पर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पूंजी, तो इसका सही उत्तर है एक स्टॉक। दूसरा प्रश्न है स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन के लिए अगर हम अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक को तुलना करें तो हमें स्टॉक में परिवर्तन का पता चल जाता है, अर्थात अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक की तुलना करने पर हमें स्टॉक में परिवर्तन का पता चल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का। तो सही जोड़ी में इसका सही उत्तर होगा GDP माइनस मूल्य ह्रास। सही जोड़ी बनाइए में अगला प्रश्न है खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में हम लिखेंगे शेष विश्व से आर्थिक लेन देन। शेष विश्व से आर्थिक लेन देन वाली अर्थव्यवस्थाओं को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं और जिन अर्थव्यवस्थाओं का संबंध विश्व के अन्य देशों से आर्थिक लेन देन के साथ नहीं होता उन्हें हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आय विधि। तो आय विधि में हम लिखेंगे सही जोड़े में कारक भुगतान विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है घरेलू आय। तो घरेलू आय का सही उत्तर है व्यक्तिगत आय। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें लिखेंगे सही उत्तर में NDP प्लस मूल्य ह्रास। इसके बाद प्रश्न बैंक 2023 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो आइए अब हम इनके सही उत्तरों पर विचार करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को स्कंध या स्टॉक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्कंध या स्टॉक। दूसरा प्रश्न है घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। तो घिसावट व्यय का एक अन्य नाम मूल्य ह्रास है। अगला प्रश्न है GDP का पूरा नाम लिखिए। तो GDP का पूरा नाम अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसका पूरा नाम होगा कुल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है अगर हम इसी के हिसाब से लिखें तो हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय की गणना कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो इसका सही उत्तर है एक वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना सदैव एक वर्ष के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न है उत्पाद विधि का अन्य नाम क्या है? तो उत्पाद विधि का अन्य नाम है मूल्य वृद्धि विधि। इसके बाद है मौद्रिक प्रवाह का एक उदाहरण दीजिए। तो मौद्रिक प्रवाह के उदाहरण में हम ब्याज, मजदूरी भुगतान, ब्याज, मजदूरी, लाभ आदि के भुगतान को शामिल कर सकते हैं। और मौद्रिक प्रवाह कहते हैं फर्मों और परिवारों के बीच में मुद्रा के लेन देन को। ये मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि फर्मों और परिवारों के बीच मुद्रा के लेन देन को मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं ब्याज मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है, मजदूरी मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है, वेतन भुगतान मजदूरी मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है, लाभ मौद्रिक प्रवाह का उदाहरण है। इसमें आप किसी एक को शामिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो अगर हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, जिसका सूत्र ही है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न है बिजली का सामान कैसी उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है? तो अर्थशास्त्र में वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो बिजली के सामान को अगर हम बात करें तो मेरे दृष्टिकोण से ये दोनों में शामिल होगा, क्योंकि यह उपभोक्ता वस्तु भी होगी और पूंजीगत वस्तु भी कहलाएगी। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले अध्याय से इस तरीके से हमने एक अंकीय प्रश्न जो हमारे प्रश्न बैंक 2023 में दिए गए हैं उन पर हमने विचार किया। मुझे आशा है कि यह वीडियो हमारे सभी शिक्षक साथियों और हमारे सभी छात्रों के लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। इस पर आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इसमें आप और क्या शामिल कराना चाहते हैं, आप क्या और देखना चाहते हैं, ये ज़रूर मुझे बताने का कष्ट करें। इसी के साथ अगले अध्याय में हम प्रश्न बैंक के आगे के अध्यायों के एक अंकीय, 2 अंकीय प्रश्नों पर विचार करेंगे।